अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। थोड़ी देर पहले जब हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जिनका नंबर कितना था एक टेस्टिस में 250, तो उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या रखी हुई थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी 1, 2, 3, यानी 1 से लेके 3 तक नंबर हो सकता है एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के फॉर्मेशन में ये देखो जो बाहर वाली लेयर नजर आ रही है ये तो क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिना और उसके सेप्टा, उसी से तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने थे। और उसके जस्ट अंदर की तरफ कौन सी लेयर थी? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से बनी हुई थी। और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या रखी हुई है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो मैंने यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्रॉस सेक्शनल व्यू में रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हमें उसकी हिस्टोलॉजी पढ़नी है, उसकी वॉल की लेयर्स पढ़नी है। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अब देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कैसे रखी हुई हैं? क्रॉस सेक्शन में। तो ये स्पेस देखिए आप, विद इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल बट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरट्यूबुलर स्पेस या एक्स्ट्रा ट्यूबुलर स्पेस। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक तो आपको डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी नजर आ रहा होगा। ये डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी किससे डिराइव हुआ है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा से। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो टेस्टिस की वॉल की सबसे इनरमोस्ट लेयर थी, जो डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से बनी हुई थी, उसी से ये कैपिलरी नेटवर्क डिराइव होकर किस में स्प्रेड हो जाता है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से यहां पर रिच ब्लड सप्लाई होगी। साथ ही साथ आपको इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स या इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स दिखाई देंगी। तो ये एनसीईआरटी की ही लाइन है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स या इम्यूनोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है, सीधी सी बात है कि जहां पर रिच ब्लड सप्लाई होगी तो ऑब्वियस सी बात इंटरस्टिशियल स्पेस में रिच ब्लड सप्लाई है, तो ब्लड के साथ आने वाली जो इम्यूनिटी रिलेटेड सेल्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, वो भी प्रेजेंट होंगी। तो एक बहुत जनरल सी बात है, रिच ब्लड सप्लाई, तो यहाँ पर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स यानी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड सेल्स यानी WBCs ये सब प्रेजेंट होंगी। चलिए अब इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में ये कुछ स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स के क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं। ये क्लस्टर की फॉर्म में कुछ एंडोक्राइन सेल्स हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? लीडिक सेल्स, यानी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इनसे रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? देखिए, एक तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। सर्कुलेटिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो यहां लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाएगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और इस टेस्टोस्टेरोन के बॉडी में क्या फंक्शंस हैं? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? एक तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करके उनकी फंक्शनिंग को डेवलप करता है। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ में भी रोल प्ले करता है, फिजिकल ग्रोथ में रोल प्ले करता है, मस्कुलर ग्रोथ में रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवाता है। जब प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवाएगा तो ही तो फिजिकल ग्रोथ में, मस्कुलर ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएगा। साथ ही साथ यही टेस्टोस्टेरोन ब्रेन पे एक्ट करके मेल बिहेवियर पैटर्न को कंट्रोल करता है। ये मेल में अग्रेसिवनेस को, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कौन से फंक्शन हो गए? सिस्टेमिक फंक्शन, जो पूरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। जहां इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन ब्लड में सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन लीडिक सेल से रिलीज होकर डायरेक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी डिफ्यूज होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रखी हुई होती है स्पर्म प्रिकर्सर सेल्स। उन स्पर्म प्रिकर्सर सेल्स को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। उन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को ये टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इंड्यूस होती है। इसका मतलब विच हार्मोन इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस? तो दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो अब इस बात को समझते हैं चलिए कि टेस्टोस्टेरोन ब्लड के अंदर सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी डिफ्यूज होकर जाएगा और अंदर रखी हुई जो स्पर्म प्रिकर्सर सेल्स यानी स्पर्म बनाने वाली सेल्स हैं उनको इंड्यूस करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी इंड्यूस करेगा। लेकिन उसको जानने से पहले हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी को भी थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन में इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर मोस्ट लेयर हमें नजर आएगी वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, जिसको नाम दिया गया है ट्यूनिका प्रपोरिया। देखिए एक बात याद रखिए, टेस्टिस की वॉल में जो लेयर थी वो ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा थी, जिसमें से ट्यूनिका एल्बुजिनिया और वेस्कुलोसा तो मैंने यहाँ पर इस लोब्यूल की वॉल में भी रिप्रेजेंट करी है।
लेकिन ये जो ट्यूनिका प्रपोरिया है ये टेस्टिस की वॉल की लेयर नहीं है, ये टेस्टिस में रखी हुई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल की लेयर है। तो इसका मतलब ट्यूनिका प्रपोरिया दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं इस ट्यूनिका प्रपोरिया से अंदर की तरफ एक और लेयर प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर से बनी हुई लेयर दिखाई दे रही है जिसको मैंने लिखा है जर्मिनल एपिथेलियम। इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल में दो लेयर है, आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू जिसको बोला ट्यूनिका प्रपोरिया, और जो अंदर की तरफ लेयर है इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो ल्यूमन है वो किससे लाइंड है, इस जर्मिनल एपिथेलियम से, जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से बनाई हुई है, जो कैसी सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। और इन्हीं सेल्स को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कब बन जाती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में टेस्टिस डेवलप हो रहे थे तो उनकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर किससे लाइंड हो गई, स्पर्मेटोगोनिया सेल से। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनी हुई एपिथेलियम को क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। यही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्यूबर्टी आने पर जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगता है तो ये टेस्टोस्टेरोन से इंड्यूस होकर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करती हैं। तो क्या हुआ, सीधी सी बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में कितनी लेयर्स हो गई, दो, आउटर लेयर फाइब्रस लेयर दैट इज ट्यूनिका प्रपोरिया, अंदर वाली इनर लेयर जो है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसको नाम दिया जर्मिनल एपिथेलियम, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल से कंपोज्ड है, जो कब बन गई थी, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। लेकिन इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी आने पर। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी आने पर ही लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन अंदर डिफ्यूज होकर इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को इंड्यूस करके स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उसको भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज देखते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स यानी इन क्यूबॉइडल सेल्स के बीच बीच में हमें कुछ ये रेड कलर की कॉलमनर सेल्स भी दिखाई दे रही हैं, जिनको हमने नाम क्या दिया है, सर्टोली सेल्स। इन कॉलमनर सेल्स को हमने नाम क्या दिया है, सर्टोली सेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस जर्मिनल एपिथेलियम में कितने तरह की सेल्स हैं, यानी ये जर्मिनल एपिथेलियम कितने तरह की सेल से कंपोज्ड है, तो आपके दो आंसर होंगे, क्यूबॉइडल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया। मैक्सिमम सेल्स तो क्यूबॉइडल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन उनके बीच बीच में फ्यू क्या है, कॉलमनर सेल्स, जिनको कहेंगे सर्टोली सेल्स। तो अब देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर मैं पूछता हूं जर्मिनल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ या कंटेन्स, तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया क्यूबॉइडल सेल्स, और दूसरा उनके बीच बीच में फ्यू कॉलमनर सेल्स, जिन्हें बोला सर्टोली सेल्स। लेकिन अगर मैं ये पूछता हूं कि दिस जर्मिनल एपिथेलियम इज, तो अब आप आंसर क्यूबॉइडल एपिथेलियम करेंगे या कॉलमनर एपिथेलियम, तो आंसर आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम जाएगा, क्योंकि इस जर्मिनल एपिथेलियम में भले ही दो तरह की सेल्स हैं, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, लेकिन ज्यादा नंबर में कौन सी सेल्स हैं, क्यूबॉइडल स्पर्मेटोगोनिया। इसलिए फाइनली मुझे इस एपिथेलियम को बोलना क्या है, इसको बोलूंगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि ज्यादा नंबर में सेल्स कौन सी हैं, क्यूबॉइडल। चलिए अब जानते हैं कि इन क्यूबॉइडल स्पर्मेटोगोनिया के बीच में रखी हुई इन सर्टोली सेल्स के फंक्शन क्या है। देखो यहां पर दो तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स आ रही हैं, एक तो सेल्स कौन सी आ रही है, लीडिक सेल्स, दूसरी सर्टोली सेल्स। लीडिक सेल्स तो कैसी सेल्स है, एक्स्ट्रा ट्यूबुलर सेल, जो कहां पर प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना। जबकि सर्टोली सेल्स कहां पर हैं, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, यानी इंट्रा ट्यूबुलर सेल्स। तो सर्टोली सेल्स कहां रखी हुई हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया क्यूबॉइडल सेल्स। तो अब इन स्पर्मेटोगोनिया के बीच में रखी हुई इन सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, वो डिटेल में अब हम जानेंगे। तो अभी हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी क्रॉस सेक्शन व्यू को पढ़ रहे थे। तो एक तो हमने जाना था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में रखी हैं लीडिक सेल्स, जिनसे रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। तो चलिए टेस्टोस्टेरोन क्या क्या करता है वो हम जान चुके हैं कि एक तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में सर्कुलेट होकर बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को इंड्यूस करता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल, कि जो ये सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी, इनका फंक्शन क्या है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन लिखा हुआ AMH सिक्रेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो जो हमारी पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझाया था कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो मैंने आपको समझाया था कि जब टेस्टिस बन जाते हैं बाई पोटेंशियल गोनेट से, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि मुलेरियन डक्ट डिजनरेट हो और वॉल्फियन डक्ट स्टिमुलेट हो और डेवलप हो। तो मुलेरियन डक्ट जो डोमिनेंट डक्ट थी उसको डिजनरेट किसने करवाया था, टेस्टिस की सर्टोली सेल से रिलीज होने वाले AMH हार्मोन ने। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी एम्ब्रियोनिक टेस्टिस की सर्टोली सेल से रिलीज हुआ AMH, और उसने
फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करने वाली मुलेरियन डक्ट को क्या करवा दिया था, डीजनरेट। तो इसकी सिग्निफिकेंस कब आई थी, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। चलिए अब बात करते हैं एबीपी सिक्रीशन। इस सर्टोली सेल से एक एबीपी नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये इटसेल्फ कोई हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी एक ऐसा प्रोटीन है जो एंड्रोजन को बाइंड करेगा। अब एंड्रोजन को बाइंड करने की जरूरत क्यों है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अंदर जो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए किससे इंड्यूस होती हैं, टेस्टोस्टेरोन से। तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करवाना है, उतना ही ज्यादा अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करके रखना होगा। तो टेस्टोस्टेरोन को अंदर कॉन्सेंट्रेट करके कौन रखेगा, एबीपी। तो जो भी इस लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में डिफ्यूज होगा, उसको अंदर बाइंड कौन कर लेगा, एबीपी। तो अब एक बात सीधी सी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस कौन कर रहा है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पर रिसेप्टर कौन से हार्मोन के हैं, टेस्टोस्टेरोन के। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट को कंट्रोल कौन करेगा, एबीपी, क्योंकि एबीपी डिसाइड करेगा कि अंदर कितना टेस्टोस्टेरोन होगा। अगर सपोज सर्टोली सेल से एबीपी का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो अंदर टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होगा। और अगर अंदर एबीपी कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग कम होगी, अंदर टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम होगी। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं कि अगर मैं कहता हूं कि स्पर्मेटोगोनिया सेल को इंड्यूस करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को किसने स्टिमुलेट किया, तो दैट इज हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। लेकिन इस स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है, एबीपी, क्योंकि एबीपी टेस्टोस्टेरोन को कितना बाइंड कर रहा है, उससे डिसाइड होगा कि अंदर रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा। चलिए तो एबीपी, इनको अभी हम डिटेल में और समझेंगे आगे। फिर आता है इनिबिन। इनिबिन का काम क्या होता है, सर्टोली सेल से जो इनिबिन रिलीज होता है, ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर पहुंचता है हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी पर, जहां पर जाकर फाइनली इसका रिजल्ट होता है कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच के सिक्रीशन को सप्रेस करता है। तो ये एफएसएच के सिक्रीशन को सप्रेस करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम अभी नेक्स्ट आर्टिकल में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी एक एक फंक्शन हमें सारे याद होने चाहिए। फिर आता है सम फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोली सेल से कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, जिनके कोई ऐसे स्पेसिफिक नेम गिवन नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि कुछ फैक्टर्स सर्टोली सेल से ऐसे रिलीज होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेप, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में लास्ट स्टेप आती है, जिसमें स्पर्मेटिड फाइनली मॉडिफाई होकर स्पर्म बनता है। तो ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेप, जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और इसी स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेप को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और उस स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो कौन रिलीज करता है, सर्टोली सेल्स। तो चार बेसिकली आपको फंक्शंस यहाँ पे याद रखने हैं। एम्ब्रियोनिक लाइफ में एएमएच का सिक्रीशन हुआ था। एएमएच का सिक्रीशन क्या काम कर रहा था कि वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में उस मेल एम्ब्रियो की मुलेरियन डक्ट को क्या करवा रहा था, डीजनरेट, ताकि उसमें फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ना हो। दूसरा एबीपी सिक्रीशन, जो कि टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके अंदर कॉन्सेंट्रेट करेगा, जिससे डिसाइड होगा कि रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगी। फिर इनिबिन सिक्रीशन, इनिबिन का काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एफएसएच के सिक्रीशन को सप्रेस करना। क्या सिग्निफिकेंस है समझेंगे। जबकि चौथा फंक्शन यहां पर लिखा है कि सम फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो लास्ट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में, उसको कंट्रोल करेंगे ये सम फैक्टर्स। तो इनको डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा कुछ दो चार बेसिक फंक्शन और है सर्टोली सेल के, लाइक सर्टोली सेल्स के फंक्शन में आता है न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। ये सर्टोली सेल स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इसलिए हम सर्टोली सेल्स को नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं। दूसरा काम होता है इसका फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड और डैमेज्ड स्पर्म्स, यानी जो भी डेड या डैमेज्ड स्पर्म्स होंगे उनको ये सर्टोली सेल्स वहां पर क्या कर लेगी, फैगोसाइटोस्ट, खत्म कर देगी। तो ये भी कुछ दो फंक्शंस हमें याद रखने हैं। सर्टोली सेल से क्या क्या केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो तो हम जान ही चुके हैं। इसके अलावा दो बेसिक फंक्शन और है सर्टोली सेल के, कि जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनेंगे उनको वहां पर जब तक वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहेंगे तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा, सर्टोली सेल। इसलिए सर्टोली सेल को नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल भी बोलते हैं। दूसरा, अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जितने सारे स्पर्म्स जो बने हैं उनमें से कुछ डेड हो गए, डैमेज्ड हो गए, तो उनको वहां से
फेगोसाइटोज करके क्लियर भी कौन करेगी? सर्टोली सेल। तो ये दो फंक्शन भी हमें सर्टोली सेल के और याद रखने हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है मेल हार्मोन रेगुलेशंस। इस मेल हार्मोन रेगुलेशन के लिए हमने यहां पर जितने केमिकल पढ़े हैं इनकी सिग्निफिकेंस तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ एक बहुत जरूरी ओरिएंटेशन हमें करनी होगी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी की, क्योंकि उन्हीं हार्मोन से, हाइपोथैलेमस से आता है जीएनआरएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है गोनेडोट्रोपिन यानी एफएसएच और एलएच, फिर एफएसएच एलएच आते हैं कहां पर? टेस्टिस में, जिनसे इन हार्मोन्स और केमिकल्स के सिक्रीशन का कंट्रोल होता है। तो इस पूरे रेगुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक इतनी बातें याद रखें कि सर्टोली सेल के बेसिक फंक्शन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स।